हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए अध्याय नंबर 8 गुप्त एवं गुप्तोच्चर युग का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें। आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें, आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है। गुप्त राजवंश की स्थापना श्री गुप्त 240 से 280 ईस्वी ने की थी, जिसे अधिराज नाम उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। उसने महाराज की भी उपाधि धारण की थी। जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी को माना जाता है। यह गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी का प्रारंभ किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रथम गुप्त शासक जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्के पर कुमार देवी की छवि तथा पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की आवृत्ति का बनवाया था। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था। तो उसका राइट आंसर होगा मेघवर्मन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। श्रीलंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था। चीनी स्रोतों से यह जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने उपहारों सहित एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और साथ ही अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसे बोधि वृक्ष के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शक विजेता किसे माना जाता है। यह जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ने पश्चिमी भारत उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित किया। शकों पर विजय के उपरांत समुद्रगुप्त तृतीय ने विक्रमादित्य तथा सकारी शकों का शत्रु की उपाधि धारण की थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंध है। यह हमारा समुद्रगुप्त से है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के विषय में सूचना प्राप्त होती है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी वह कौन थे। वह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य। इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियां विक्रमाक, परम भागवत एवं सकारी आदि हैं। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नाम से भी जाना जाता है। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है।
अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध ज्ञात यज्ञ किया था तथा पृथ्वा प्रथम वीर की उपाधि ग्रहण की। हरिशचंद्र ने प्रयाग प्राशस्त्य में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार की नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आर्यावर्त का प्रथम एवं द्वितीय विजय अभियान दक्षिण पथ में 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख अभियान थे। समुद्रगुप्त की विजय नीतियों में परिचारिक नीति, ग्रमण, मोक्षानुग्रह तथा कन्योपायन थी। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा रूपक का नाम दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का रूपक या रूपक का नाम दिया गया था तथा इन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त तृतीय था। इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपने रजत मुद्राओं का भी उत्कीर्ण करवाया। गुप्त काल के राजाओं के अभिलेख में स्वर्ण मुद्राओं का दिनार कहा गया है। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना, भरतपुर, राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा छड़पक। ठीक है, छपड़क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान थे। समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों की प्रसिद्धि रही है। इनके नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उत्कृष्टता के क्रम में नवरत्नों के नाम कालिदास, धन्वंतरि, वारामिहिर, आरम सिंह, शंकु, छड़पक, वररुचि, विताल भट्ट तथा कटप्पर थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, कवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथ रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहारम एवं नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, मलविकदनी मित्रम और विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आप लोग वहां से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। गुप्त काल के में पाटलिपुत्र, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा की घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों के राजकीय दरबारी भाषा थे। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। संस्कृत इस प्रकार की ही राजभाषा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत हुआ है? तो यह हमारा जो है भारत में हुआ है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। शतरंज उन प्रारंभिक खेलों में से एक है जो 4 खिलाड़ियों वाले चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ। यह भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लिखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है। गुप्त काल के दौरान शतरंज का खेल का उद्भव भारत में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा एरड़ से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भुगतान के एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। एरड़ नामक ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हेनसोंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। भीमनाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी। हेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया। उसने भीमनाल की यात्रा भी की। उसे तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर होगा लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। तीसरी शताब्दी में वारंगल वर्तमान उत्तरी तेलंगाना लोहे के यंत्रों उपकरणों को बनाने हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल का किला सन 1199 में बनना प्रारंभ हुआ, जिसकी नींव राजा गणपति ने रखी और यह सन 1261 में रुद्रमा देवी द्वारा पूर्ण किया गया। वारंगल 12वीं सदी में काकतियों की राजधानी थी। काकतियों के शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यह जो हमारी कन्नौज में थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। मखौरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी तथा इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और गिरिवर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हुड़ों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका? यह पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रास्ती एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। इसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित है? तो यह हमारा जो है कन्नौज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा तथा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किए। हर्ष सलिद्रिति के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक मगर नरेश की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भौगोलिक तथा भूमि संबंधी विवरण रखने का वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में वर्णित है? यह हमारा कल्हड़ की पुस्तकों में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बाणभट्ट की कृति हस्तचरित एवं कल्हड़ कृति रजत तरंगणी में हर्ष के शासन काल की सूचनाएं मिलती हैं। हेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों एवं पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हर्ष ने नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी यात्री हिंदसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह हमारा जो है नालंदा में अध्ययन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंदसांग ने भारत की यात्रा की थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हिंदसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, जिसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। समुद्रगुप्त को पृथ्वी प्रथम वीर कहा जाता है। समुद्रगुप्त वंश का चौथा शासक था। अपने सफल सैन्य अभियानों के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे। वह अपने पहले आर्यवृत युद्ध और दक्षिण अभियान के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिष्टि में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो उनका जो है नाम महेंद्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चौथी शताब्दी ईस्वी में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशिष्टि में कौशल के शासक के रूप में महेंद्र का उल्लेख है। यह प्रयागराज में पाया गया। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ शिलालेख है और यह संस्कृत में लिखा गया है। इसका निर्माण हरिशेन ने किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा धनंजय किसके साथ जाएगा? तो धनंजय जो है हमारा किसके साथ जाएगा? तो धनंजय हमारा कुस्तलपुर के साथ जाएगा। ठीक है, और नीलराज किसके साथ जाएगा हमारा? तो ये हमारा अवमुक्त के साथ जाएगा। उग्रसेन हमारा किसके साथ जाएगा? तो ये हमारा पलक्का के साथ जाएगा। और विष्णुगुप्त किसके साथ जाएगा? ये हमारा कांची के साथ जाएगा। ठीक है, यानी थ्री और उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 2, 3 1 4 2। तो ये हमारा किसके साथ जाए? 3 1 4 2। ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो यह हमारा जो है दसपुर अभिलेख है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, दसपुर अभिलेख को विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। यह अभिलेख भारत में मध्य प्रदेश राज्य में मंदसौर में स्थित है, जिस पर संस्कृत भाषा में मंदसौर से खिचलीपुरा स्थित सूर्य मंदिर की दीवार पर रेशमी साड़ियों से संबंधित विज्ञापन वर्णित है। ठीक है, अब इसमें भी सुलेमित का क्वेश्चन आया है। इसमें कौन सा सुलेमित सही नहीं है? तो इसमें जो है प्रभावती और उदयगिरी गुहा अभिलेख ये सुलेमित नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत है। ठीक है, इसमें सुलेमित नहीं पूछा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित उदयगिरी गुहा लेख में संकादिक गणराज के प्रमुख संकादिक महाराज का उल्लेख मिलता है। इस लेख में विदित होता है कि इन गणराज्यों के प्रधान राजा अथवा महाराजा की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मंदसौर प्राशिस्ती किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? यह हमारा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। मंदसौर प्राशिस्ती से गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों का विवरण प्राप्त होता है। इसमें लाट देश के रेशम के व्यापारियों का दसपुर में आकर बस जाने का भी वर्णन है। यह अभिलेख तत्कालीन साहित्य संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैश्य को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। सार्थवा वैश्यों की मंडली का प्रमुख होता था, जो आचरण के उचित नियमों का पालन करता था। वैश्य मुख्य रूप से कृषक, व्यापारी या जमींदार होते थे। वैदिक काल के बाद में वैश्यों के विभिन्न प्रकार की मंडलियां विकसित की थी, जिन्हें अन्य वर्णों द्वारा अनहोत प्रवेश से बचने के लिए सरेनी नगमा और पूगा के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय यात्रा
में फयान ने एक चिकित्सालय का उल्लेख किया है, यह स्थित कहाँ है? तो यह जो है पाटिलपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फयान ने पाटिलपुत्र में 3 वर्ष और ताम्रलिप्ति के बंदरगाह में 2 वर्ष बिना अवरोध के संस्कृत का अध्ययन किया। पाटिलपुत्र में ही उसने एक चिकित्सालय का भी वर्णन किया जो परोपकारी नागरिकों के द्वारा संपन्न था, जहां सभी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित गरीब और असहाय रोगियों को ध्यान रखा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के इतिहास में संदर्भ कुल्यवाप और द्रोणावाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भूमाप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। भारत के इतिहास के संबंध में कुल्यवाप और द्रोणावाप शब्द भूमि की माप को निर्दिष्ट करते हैं। कुल्यवाप अनाज का एक कुल्य बोने के लिए आवश्यक क्षेत्र था। द्रोणावाप अनाज का एक द्रोण बोने के लिए आवश्यक क्षेत्र था। ये माप की बड़ी दूरियों के लिए उपयोग होती थी। छोटी दूरियों के लिए अंगुला एवं हस्तपदों का प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते हैं? तो उन्हें विदक भागम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा जाता है। हड़प्पा मौर्य काल में लिया गया नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्गम अथवा उद्गम कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत योगिन संस्कृत में उल्लेख है कि उपारिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये हमारा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। चौल गुप्त वंश के बंदरगाहों में से एक है, जबकि कदूरा और घंटाशाला पांड्य क्षेत्र के बंदरगाह थे। अन्य प्रमुख प्राचीन काल बंदरगाह अरिकेमेडु, भरूचु, कालीकट, लोथल, मुजिरिस, पुमपुहुर, तूतीकोरिन थे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन है। भारत के इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। प्रसिद्ध स्थल है वर्तमान राज्य। भीलसा मध्य प्रदेश में राइट। द्वार समुद्र महाराष्ट्र में गलत। गिरनार गुजरात में बिल्कुल सही। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, यानी 1 और 3 हमारा सही है। इसमें हमारा 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं। भीलसा हमारा मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र हमारे हेली बिडू में कर्नाटक में है। गिरनार हमारा गुजरात में है। स्थानेश्वर हमारा हरियाणा में। तो दोस्तों हमारे 34 क्वेश्चन हुए। 34 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन पहले से आते थे? अगर आते थे वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जाकर वीडियो को बताइए कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी तभी बताइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए और एक लाइक आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।